So hello everyone. Now we are going to start with the analysis of GS paper 2. So exam has already been conducted. हमें पता लग गया है कि किस टाइप के यहाँ पे आप यूपीएससी ने सवाल किए हैं, कैसे जो है पास से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी. So we'll do the proper analysis of this particular paper that was conducted by UPSC. Now, if we look into the questions here, so there was this question related to the judicial independence. It is quite doable. इसको किया जा सकता है. Second question is quite interesting. Now, second question it is asking about who are entitled to receive free legal aid. So you have to produce some of the factual information here. आपको पूरा बताना पड़ेगा. We'll do the complete analysis. पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर हियर. देन दे आर आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाने की जरूरत है. क्या इसका रोल है, हाउ इफेक्टिव हैज दिस बीन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है जस्टिस को पहुंचाने में. Then there is this, you can say next question, which is talking about states in India seems reluctant to empower the urban local bodies. Okay, so again a predictable, quite doable. हम जब करते हैं गवर्नेंस के अंदर तो आप जो है 3F प्रॉब्लम के बारे में जरूर पढ़ते होंगे. सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 3F के बारे में काफी कुछ बात की है. वहां पे 3F प्रॉब्लम्स उन्होंने पूरा बताया है. So from that you can get good content here. Then question number 4, they are asking about compare and contrast British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. इंडिया की अप्रोच कैसी है, यूके की अप्रोच कैसी है when it comes to parliamentary sovereignty. Can be slight technical because here the point is about the parliamentary sovereignty. Now इसको भी हम देखेंगे. Then रोल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स. और यहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के भी बारे में थोड़ा बात करनी होगी एंड यू हैव टू टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल. थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करनी होगी. एटलीस्ट यू नीड टू मेंशन इट. नॉर्मली वी स्टडी अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा. हम इस तरफ इतना डिटेल में नहीं जाते हैं और बात ऐसी है आपको सिर्फ आर्टिकल्स के जो नंबर हैं वो मेंशन होने चाहिए वहां पे. मेजर इश्यूज जो स्पीकर से रिलेटेड है, स्पीकर की अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, वही आप यहां पे भी लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट द सेम थिंग हियर. इश्यूज काफी ओवरलैप करते हैं इसमें, तो ये आप डुएबल आप मान सकते हैं इसे. सिक्स्थ क्वेश्चन, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेयर. कि भी इंडिया के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया है. कुछ मेजर्स आप बताइए टू एड्रेस द इनएडिक्वेसी. ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ दिस हैज बीन यू कैन से स्लाइट अनकन्वेंशनल, क्योंकि यहां पे अब रेगुलेटरी बॉडीज से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा के यहां पे डाल दिया है. So we need to be preparing about other regulatory bodies as well, specifically those which are in news, जो अक्सर न्यूज में रही हैं उसके बारे में. And you have to understand here they are asking about refer to the recent decisions. So this might have been in news, that's why the UPSC has touched upon this particular topic. E-governance, quite favorite topic for UPSC and it is quite doable. हम अच्छे से प्रिपेयर करते होते हैं ई गवर्नेंस को, स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं इस पे. वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ. नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिपीटेड अगेन. दोबारा रिपीट आया है और यहां पे सवाल को इंटरेस्टिंग बनाया गया है. वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट, किस टाइप का कंफ्लिक्ट है ये? क्या यूक्रेन रशिया कंफ्लिक्ट को भी आप इससे लिंक करेंगे? बिल्कुल इससे लिंक करेंगे हम. विल सी हाउ यू विल लिंक दैट. डेफिनेटली इंडिया चाइना conflict will be there, India Pakistan conflict will be there, and not only that, some of these Central Asian countries, they are having conflict with each other. उनका boundary dispute है, border dispute है आपस में.
वो पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करना है, वहां से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा नेविगेट करेंगे. So interesting type of question that UPSC did ask here. Then this point, there is this question number 10 talking about Indian diaspora. Again, a quite broad based question. क्यों मैं इसको broad based बोल रहा हूं? Because जो past year के trend आ रहे थे उसमें diaspora से question जो था वो region based question आ रहा था. इंडियंस साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर रहे हैं, इंडियंस वेस्ट मतलब यूएस में क्या कर रहे हैं, इंडियंस यूरोप में क्या कर रहे हैं, इंडियंस अफ्रीका में क्या कर रहे हैं. तो वो रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपीएससी वाज आस्किंग. नाउ देयर हैज बीन अ स्लाइट मूव अवे फ्रॉम दैट पार्ट हियर एंड इट्स अ ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन टचिंग अपॉन दैट हाउ इंडियन डायस्पोरा कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल बेनिफिट फॉर इंडिया. ये अच्छा डूएबल क्वेश्चन है. Then there is this question related to Constitution of India is a living instrument. कि हमारा Constitution dynamic है. As the society is changing, your Constitution is also evolving. We do have Article 368, which facilitates amendment to the Constitution. Think about that. And then there is another demand related to Article 21. How this is evolving. So this puts up another interesting debate. अब हो क्या रहा है आर्टिकल 21 के थ्रू विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, डीपीएसपी प्रोविजंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजंस हैं, दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड एज फंडामेंटल राइट दैट यू कैन एस्टैब्लिश. से टेक एग्जांपल, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट. नाउ इट वाज मेंशन्ड इन डीपीएसपी, but we have seen multiple judgments like MC Mehta case here, where right to life is considered to be inclusive of right to have clean environment as well. वो लिंक यहाँ पे किया है. एनिमल राइट्स को भी जो है यहाँ पे कोर्ट ने आर्टिकल 21 के साथ लिंक कर दिया. जल्लीकट्ट इज अ लाइक स्पोर्ट इन तमिलनाडु, इट हैज बीन बैंड, उसको बैन किया गया था. तो वो इस प्रोविजन के अंदर किया जा रहा है. सो आर्टिकल 21 का बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है जुडिशरी द्वारा, एंड इन दिस वे द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड. सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस with the help of relevant constitutional provisions, cases and laws. Okay, so you have to mention about here what are the different constitutional provisions that are there in our constitution जो gender justice को लेके आते हैं. पूरा इसको डिटेल में देख लेंगे अभी. Account for legal and political factors responsible for reduced frequency of using Article 356. President rule. तो इनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट रूल का जो एप्लीकेशन है अंडर आर्टिकल 356 वो पहले से घट गया है, बिकॉज इन द पास्ट दिस प्रोविजन had been misused. Specifically union used to use the power of governor to basically go ahead with the president rule in multiple states. Opposition जहाँ पे पार्टी रूल करती थी वहाँ पे उनको परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता था. इंदिरा गांधी टाइम पे काफ़ी ऐसे स्टेट्स थे जो opposition रूल करता था, and when Indira Gandhi came, she removed, then Janta Party came, Janta Party removed all the Congress governments. ऐसा चलता रहता था ये. Okay, so misuse से related है, quite doable question here. Then we have next question, discuss the contribution of civil society. And the interesting point they are asking is this: for the meaningful participation and representation in state legislature in India, it is not a broad-based question. They are pointing out towards this specific demand. इस specific demand के ऊपर ये focus कर रहे हैं कि भी state legislature को लेके कैसे civil society help out कर सकती है. Then there is next question, explain the significance of 101st Constitution Amendment Act. So it was related to your GST. Again GST has been asked. पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी पूछ लिया गया है आपसे. Okay, sort of repetition is there in this. Explain the structure of parliamentary committee system. Here you will be talking about
ad hoc committees, standing committees, okay? Then they are asking about financial committee, how financial committees are, you can say, contributing in our parliamentary democracy. So you will be pointing about, say, PAC के बारे में आप बात करेंगे, एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में बात करेंगे, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे, ओके, कमेटी ऑन लाइक PSUs के बारे में बात करेंगे. So it's again a broader based. How they are contributing, you will be mentioning about it. Another part is this: development and welfare schemes for the vulnerable by its nature are discriminatory. कि अगर आप किसी vulnerable के लिए welfare scheme लेके आते हो तो वो discrimination करती है. See, these particular schemes that we have here, they have a targeted audience. इनका एक target ऑडियंस होता है, टारगेट बेनिफिशियरी होंगे. इट इज नॉट फॉर ऑल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है इस चीज का, बट दिस इज रिक्वायर्ड एंड इट हैज बीन मेंशन्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं, ओके. तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है, हमें करना पड़ता है वल्नरेबल सेक्शंस को थोड़ा एक्स्ट्रा असिस्टेंस देने के लिए. दिस इज व्हाट योर गवर्नमेंट डज, ओके. देन the next question here is related to skill development. So skill development program, they are saying they are succeeding in, you can say, increasing the human resource supply to various sector, okay. So they are asking about analyzing the linkage between education, skill and employment. Education, skill or employment ka link. So you can easily see new education policy 2020 is basically establishing this particular link. इसी लिंक को वो establish कर रहा है यहाँ पे. स्किल एजुकेट करना जरूरी है, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल हमें बनने के लिए. देन यू नीड टू हैव द वोकेशनल स्किल अलोंग विद दैट, थोड़ा स्किल सेट आना चाहिए. एंड देन यू नीड टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयमेंट. अब यहां पे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी लिंक कर सकते हैं. So Modi ji talks about demographic dividend. You can establish that linkage here. The next question is quite interesting one. देखिए, expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership. It works well for India. What are your opinion about it? देखिए, गौतम बुद्धा ने एक बात बोली थी, मध्यमिका मार्ग पे चलेंगे. नेटो के एक्सपेंशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन दैट रशिया स्टार्टेड दिस वॉर. रशिया ने ये जो यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट की है वो इसी रीजन की वजह से की है. वी आर इन अ टफ पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस. तो सब कुछ तो ठीक नहीं बोलोगे आपकी एक्सपेंशन से सब अच्छा हो रहा है. विल लुक इनटू दोज रीजंस. इस चीज को थोड़ा और अच्छे से करेंगे. काफी इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल ये यूपीएससी ने पूछा है. Then there is this question: sea is an important component of cosmos. बिल्कुल, our existence depends upon it. You can directly link it with the blue economy. Blue economy के साथ भी आप इसको link कर सकते हैं, okay? हमारे लिए जरूरी है. Then they're talking about role of International Maritime Organization here. Now this organization, it looks into the navigation part in the sea here. इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर यूनाइटेड नेशन के अंडर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. वहां से जो डिबेट्स हैं उसको हम देखेंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन योर जीएस पेपर 2. नाउ यू कैन इजीली सी हियर दैट डुएबल क्वेश्चंस इफ आई काउंट, कुछ ना कुछ आप हर क्वेश्चन में लिख के आए होंगे. ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है. यू मस्ट हैव रिटन समथिंग इन ऑल दीज क्वेश्चंस. इट वाज अ डुएबल, अटेम्प्टेबल, यू कैन से पेपर हियर. सो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके आए होंगे. बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर फर्दर हाउ यू कैन से डिफरेंट क्वेश्चंस आर टू बी एड्रेस्ड. सो वन बाय वन विल पिक अप दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. So here we have the first question in front of you. Talking about states, sorry, this is the first question.
constitutionally guaranteed judicial independence is the prerequisite in democracy. बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर ये सवाल है, तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट हियर. व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी हियर, there are few things which are considered to be quite essential in a democratic setup here. So you can say we do have fundamental rights as critical component of system, democratic system, rule of law as a critical system here. Then we have to, you can say, manage the balance of power. So हमारे यहाँ पे separation of पावर का भी आइडिया है. ओके, दैट नो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डोमिनेटिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेचर डोमिनेट कर रहा है या एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर रहा है या फिर जुडिशरी डोमिनेट कर रही है. एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है आपको. ओके, दिस एस्पेक्ट इज क्रिटिकल. वी आर अ वेलफेयर स्टेट. हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है. मींस वी नीड टू हैव अ गवर्नमेंट विच इज पब्लिक ओरिएंटेड. सिटीजन सेंट्रिक हमें सरकार चाहिए यहां पे. इफ दे आर अंडरमाइनिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन, देन डेफिनेटली कोर्ट हैव टू इंटरवीन. अगर यहां पे किसी सिटीजन के कोई राइट्स वायलेट हो रहे होंगे तो कोर्ट को इंटरवीन करना ही करना पड़ेगा यहां पे. देन देयर इज दिस पॉइंट हियर, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो हैज टू बी सेट. तो अकाउंटेबिलिटी भी हमें सेट करनी पड़ेगी. Answer to these particular requirements, we need a judiciary which has a prime task to interpret the constitution in such a way that they live up to all these requirements. कि हमें एक ऐसी जुडिशरी की जरूरत है जो इन सभी चीजों को फुलफिल करे, which are considered to be important for democracy, and which can prevent autocracy or dominance or authoritarianism or majoritarianism. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपनी बात चलाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लीडर जो है वो अथॉरिटेरियन बन जाए. वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी फैसिलिटेट करती है. एंड इफ जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, certainly there will be a problem. That's why we need to make sure that Constitution of India, which is the supreme law of the land, itself is assuring that your judiciary remains independent. Not only this, we have experience in the past when former Prime Minister Indira Gandhi, you can mention that example, that executive always want to, you can say, have influence on judiciary. बिल्कुल ये influence चाहते हैं executive. और इसका example हमारे सामने है. During the Indira Gandhi's time, she tried to, you can say, influence the judgments, not directly, indirectly. इन जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश जरूर यहां पे एग्जीक्यूटिव की थी और उन्होंने सीनियोरिटी चेंज कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. एंड एट दैट टाइम इट वाज सेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड. तो ये अक्सर ये टसल चलता रहता है. We do have different constitutional provisions. Power of judicial review is there, separation of judiciary from executive, then the year of service that is for the, you can say, Supreme Court judge or High Court judge, it is defined. Removal is also only after a proper process that has also been defined in the Constitution. Appointment is, you can say, defined. The system is quite established by your Constitution itself. यहीं से ही आ रहा है सब कुछ. Now there is another debate that is starting here, that in the name of judicial independence, ऐसा तो नहीं है कि इंडिपेंडेंस के नाम पे judicial independence is turning into judicial supremacy. This is what is debated.
that right now judicial appointment के अंदर भी executive का role limited है ही नहीं, in fact legislature का role भी नहीं दिखता आपको. So in this particular, you can say scenario, the debate emerges whether judicial independence is developing into judicial supremacy or not. ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी judicial independence के नाम पे हम supremacy की तरफ जा रहे हैं. Because again, that's a problematic. वो भी इस checks and balances को disturb कर रहा है. मतलब उस केस में judiciary dominating हो जा रही है. तो वो भी debate आपको यहाँ पे address करनी है. Clear? Then you can throw some light over, you can say, judicial judgment that came for doing away of नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. एंड द रीजन दैट दे गेव वाज जुडिशियल इंडिपेंडेंस. जुडिशियल इंडिपेंडेंस का नाम देके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. दैट इज ऑल्सो अनदर डिबेट. So in this way, you will be, you can say, putting up your points, you will be addressing these particular things in your answer. Next question, as you have on your screen, they're talking about who are entitled for free legal aid. Again, you need to have some factual idea. Basically, vulnerables के लिए ये provision डाला गया था, and you can start your point like through this particular thing कि in our constitution itself, basically directive principles, they mentions about the provision of justice and free legal aid. तो हमारे DPSP में already ये mentioned है. You can start your point from that. वहाँ से भी आप इसको शुरू करेंगे. थोड़ी informative start हो जाएगी. Then you can talk about that to realize this particular goal of, you can say, free legal aid and equal justice, we have passed a law, Legal Services Authorities Act 1987. Under that, we have established this particular organization to basically look into the provisions of free legal aid. उसके लिए सारा ये काम हमने किया है. Then here is the free legal aid beneficiary list. कौन कौन इसके beneficiary हैं? The whole, you can say, list is there. You can mention, आप इन चीजों को mention कर सकते हो. अच्छा, ये जो है ये prelims के अंदर भी important हो जाता है. prelims में भी इस पे सवाल किए जा सकते हैं. past में भी किए गए हैं. So you need to keep an eye कि भी किस type के question इसमें पूछे गए हैं. अच्छा, women and child, there is no income barrier for them. इनकम लिमिट इन पे नहीं है. मैन पे फिर भी इनकम लिमिट है कि मिनिमम इनकम इतनी होनी चाहिए. एंड दैट आल्सो इज टू बी डिसाइडेड मींस एट द स्टेट लेवल. डिफरेंट स्टेट्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वहां पे पैटर्न उन्होंने बना रखा है. तो ये थोड़ा आइडिया है इसके अंदर. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इन फैसिलिटेटिंग फ्री लीगल एड. क्या इसका रोल रहा है? Why did we have this particular organization? So basically, it is not just confined to free legal aid. It does whole lot of things. This authority, it has the responsibility to even facilitate legal awareness. लोगों में जागरूकता पैदा करना, awareness create करना, वो भी इन्हीं की ही responsibility है. Then it has to organize लोक अदालत. लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाने का काम. एंड अदर, यू कैन से, alternative dispute resolution mechanism, those things are facilitated at the level of NALSA. It had been working, you can say, for vulnerable sections, पीपल विद डिसेबिलिटी, उनके वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काफी काम किया है. ट्रांसजेंडर्स, उनके राइट्स के लिए भी लाइक इफेक्टिव, यू कैन से, थिंग्स हैव बीन डन बाय देम. देन फॉर ओल्ड एज पीपल, दे आर आल्सो गेटिंग बेनिफिट विद द एक्टिविटीज ऑफ नालसा. सो काफी इफेक्टिव ये ऑर्गेनाइजेशन रही है फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके, अब डिफरेंट स्कीम्स दैट दे ऑर्गेनाइज, अलग अलग स्कीम्स ये चलाते हैं. बेसिकली देयर इज दिस पोर्टल दैट दे आर ऑपरेटिंग. एक पोर्टल भी ये ऑपरेट करते हैं. ई लोक अदालत, देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट. देयर इज दिस दिशा, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, दैट दे आर मैनेजिंग.
लिटरेरी प्रोग्राम्स करवाते हैं स्कूल्स के अंदर, क्लब्स के अंदर. दे आर ऑर्गेनाइजिंग, यू कैन से, डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स. सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज ऑपरेटिंग. नाउ ऑल थिंग्स आर नॉट स्मूथ, सारी चीजें स्मूथ नहीं हैं इस चीज के ऊपर लेके. डिस्पाइट द एफर्ट, still we have significant number of people who are not getting lawyers, specifically under trials. जो अंडर ट्रायल्स हैं उनमें से देर आर मैनी हु आर नॉट गेटिंग अ लॉयर सर्विसेज. ये एक प्रॉब्लम देखी गई है. लुक एट द पेंडेंसी ऑफ केसेस. डिस्पाइट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत्स एंड अदर इनिशिएटिव्स, पेंडेंसी ऑफ केसेस कितने सारे हैं अभी तक, तो उसके ऊपर भी अभी काम नहीं किया गया है. एंड नॉर्मली होता क्या है कि जो लॉयर आएगा, नालसा के अंडर जो रजिस्टर्ड लॉयर है, वो प्रो बोनो केसेस लेते हैं. ओके, मतलब वो इतनी ज्यादा फीस ना के बराबर चार्ज करते हैं. नाउ लॉयर्स आर रिलक्टेंट टू टेक प्रो बोनो केसेस, स्पेसिफिकली द रिनाउंड लॉयर्स. जो बड़े लॉयर्स हैं वो प्रो बोनो केसेस नहीं लेते हैं. सो ये एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी एग्जिस्ट करती हैं, बट नेवरदलेस दिस पर्टिकुलर बॉडी इज स्टिल ट्राइंग, वर्किंग टू फैसिलिटेट जस्टिस फॉर अस, विच इज क्रिटिकल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. जहां जस्टिस नहीं है वहां डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर सकती. सो इन दिस वे देयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. नाउ अनदर क्वेश्चन. रियलाइज the state in India seems reluctant to empower urban local bodies. Okay, so we are talking about, say, we know 73rd, 74th Constitution Amendment Act. It has facilitated constitutional status to the local bodies. हमारे यहाँ पे local bodies बनी हैं, उनको constitutional status बना है, दिया गया है. And 74th is linked to the अर्बन लोकल बॉडीज. पूरा सिस्टम यहां पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया गया है, ओके, बनाया है. सो दिस वाज अ रियली गुड मूव टू फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी हियर. स्पेसिफिकली ग्रास रूट को मजबूत करने के लिए ये एक अच्छा मूव था. ओके, बट it has not been able to realize its goal and objectives. जो भी हमने ऑब्जेक्टिव, जिस सोच के साथ इसे लेके गया था, those goals they have not been realized. अभी तक उनको रियलाइज नहीं किया गया है. ओके, रीजन, when you explore reason here, second administrative reform commission, it mentions about 3F problem of funds, functions and functionaries. This is what second ARC talks about. So you can start your answer in this way. आप इस तरीके से अपने आंसर को लेके जा सकते हैं. अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्टेट्स जो हैं वो एम्पावर नहीं करते अर्बन लोकल बॉडी को. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें समझनी होगी, जो पूरा मैनेजमेंट है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. केरला, वहां पे स्टिल द लोकल बॉडीज आर एम्पावर्ड. ओके, बाकी जगहों पे भी नहीं है. हिस्टोरिकल निग्लेक्ट, आप इसके अंदर एक चीज देख सकते हैं. सो यू कैन टॉक अबाउट दिस हिस्टोरिकल निग्लेक्ट. हिस्टोरिकल निग्लेक्ट मैं कहां से लिखूंगा? स्पेसिफिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस हियर, for first 4-5 year plan, we completely neglected the urban local bodies. हमने absolutely इनको neglect कर दिया था. प्राइम फोकस हमारा रूरल लोकल बॉडीज पे रहता था, पॉलिटिशियंस का, बिकॉज वोटर्स यूज्ड टू कम फ्रॉम रूरल एरिया. अभी भी हमारे यहाँ पे वोटर जो हैं वो मैक्सिमम रूरल एरिया में रहते हैं. तो ये कुछ एक हालात चलते थे. बट लेटर ऑन our leaders, they realized, because these urban centers, they are the major contributors to your economy. आपकी इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ अर्बन एरिया से आ रहा है. And it is estimated that by 2030, 75% of your GDP will be from
द अर्बन यूनिट से ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगा आने वाले टाइम पे, अभी भी बहुत ज्यादा है, एंड इट इज गोइंग टू बी रियली क्वाइट हाई. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है जी. अब मेजर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रहे हैं कि फंक्शनली ठीक नहीं काम करते और फाइनेंशियली ठीक काम नहीं करते हैं. ठीक है, बिल्कुल. फंक्शनली व्हाट्स द प्रॉब्लम? डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शन इज नॉट डन. स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हाथ से जो फंक्शन है वो अर्बन लोकल बॉडी को नहीं देती है. पॉलिटिकल रीजन भी है इसके अंदर, ब्यूरोक्रेसी भी रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर. पॉलिटिकल रीजन कैसे है? अब अर्बन लोकल बॉडी को मैनेज करेंगे मेयर. कोई मेयर अगर पॉपुलर हो गया लोगों के बीच, नाउ दैट मेयर कैन बी अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग एमएलए. वो एमएलए के लिए थ्रेट हो जाएगा. अगली बार क्या पता पॉलिटिकल पार्टी एमएलए की टिकट मेयर को दे दे. सो दे हैव दिस थिंग इन द माइंड. ब्यूरोक्रेसी वो पावर को अपने हाथ में रखना चाहती है, वो वैसे ही इनके साथ काम नहीं करना चाहते. फंक्शनरीज दैट आर देयर, जो काम करने वाले हैं, मेजर अर्बन लोकल बॉडीज, दे आर अंडरस्टाफ्ड. प्रॉब्लम अंडरस्टाफिंग की भी है. ओके, इवन इफ दे आर स्टाफ्ड दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्ड. ये एक्सपर्टीज नहीं है उनके अंदर कि कैसे अर्बन गवर्नेंस प्रोवाइड की जाती है. सो दिस चैलेंज इज डेफिनेटली देयर. एंड financial point, if you see now, mostly they are dependent on state government for the funds. कुछ एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे, कुछ एक हैं जैसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. दे हैव बीन एबल टू परफॉर्म क्वाइट वेल, काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपने पैसे खुद अरेंज कर लेते हैं. ठीक है. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सिखाया है, दैट वी कैन इंप्लीमेंट दिस प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड. म्युनिसिपल बॉन्ड ये इशू कर सकते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए. देन यू हैव अनदर सजेशन दैट इज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया जाता है, ये भी हमें लेके आना होगा. सो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है कि आप इन चीजों के साथ जाइए, आप इनको फाइनेंशियली ऑटोनोमस बनाइए. मेक श्योर दैट यू कैन से डिप्लॉइंग पीपल ऑन टाइम, रिक्रूटिंग पीपल ऑन टाइम. एंड नॉट ओनली दैट, अब देखो एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट किया था. वो कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट हैविंग अ सेपरेट म्युनिसिपल कार्डर. एक अलग से म्युनिसिपल कार्डर होना चाहिए. ऑफिसर्स म्युनिसिपल कार्डर के उसी स्पेसिफिक म्युनिसिपल वर्क के लिए रहे. ये एक सजेशन काफी इंटरेस्टिंग है. सो वी कैन थिंक अबाउट इट. इस तरीके से यू कैन से मैनेज बोथ द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनैलिटी एज वेल एज फाइनेंस हियर. ठीक है जी. देन वील मूव टू द नेक्स्ट यू कैन से क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट compare and contrast British and Indian approaches to parliamentary sovereignty. Okay, so you can think about making a table. आप इसके अंदर टेबल भी बना सकते हैं. एंड एक चीज सबको पता होती है, इन यूके पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज सुप्रीम. यूके में पार्लियामेंट की बात होती है. इंडिया के अंदर whenever we talk about here, constitution is considered as supreme here. Okay, और वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम माना जाता है. मतलब पार्लियामेंट कोई भी कानून बना दे वो फाइनल हो जाता है एक तरीके से. सो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उधर एक तरीके से. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट हियर. व्हेन वी कंपेयर द सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट पार्लियामेंट can make law or carry out its function without any pressure from any other organ. क्योंकि मतलब एग्जीक्यूटिव भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए, जुडिशरी भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए. ओके, दे कैन कैरी आउट देयर फंक्शन एंड दे कैन मेक लॉज without any other external
इन्फ्लुएंस, किसी दूसरे कंट्री के प्रेशर में भी नहीं होना चाहिए, एंड एनी अदर ऑर्गन डोमिनेटिंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देन विल से इट इज कंसिडर्ड एज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. अच्छा, अब एक तरफ हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, उधर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है. Then you can talk about how in India there is this constitutional supremacy is there. We do have a system of basic structure. Basic structure doctrine हमारे यहाँ पे है. हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को उतना ही अमेंड किया जा सकता है, so that it is not altering the basic structure here, but there if the UK Parliament is making a law, तो वो law final माना जाएगा. ये एक एंगल हो गया इसके अंदर. We do have a फेडरल पॉलिटी. सो एक यूनियन लिस्ट है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस उसी यूनियन लिस्ट के अराउंड ही वो सब्जेक्ट्स, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है कानून बनाएंगे. दे कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एज वेल, बट वो इमरजेंसी प्रोविजन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो सिर्फ यूनियन लिस्ट पे बनाएंगे. बट इन यूके देयर इज दिस यूनिटरी सिस्टम, वहां पे फेडरल सिस्टम ही नहीं है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. ठीक है जी. फिर यू कैन टॉक अबाउट वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. इट मींस दैट देयर इज सम रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है ये. बट इन यूके देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव unwritten constitution. Whatever the parliament is saying, that is considered to be the final. So in this way we do have a difference here, but nevertheless both the democracies, they are respecting rule of law. दोनों के दोनों rule of law को follow करते हैं, human rights, democratic rights, उन values को respect करते हैं. So in that line we are on same page. Justice के लिए दोनों एक तरफ हैं, एक direction में हैं. This is how you can put up this particular answer. Next question, if we see, discuss the role of presiding officer of state legislature. ठीक है, मैंने आपको कुछ चीजें पहले बता दी थी कि काफी ये ओवरलैप करता था. इन द सेंस स्पीकर ऑफ लोकसभा, उन्हीं की डिबेट्स हैं जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट यू विल बी स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. सो हियर ये स्टार्टिंग का पॉइंट हो सकता है. आर्टिकल 178 एंड 182 मेंशंस अबाउट द ऑफिस ऑफ स्पीकर and deputy speaker of legislative assembly and provisions related to chairman and deputy chairman of legislative council. Okay, so this could be a starting point. ये एक starting point होगा आपके आंसर का यहाँ पे. And the major task is to maintain order, impartiality in the working of legislative assembly या legislature की जो काम के तरीके हैं उनमें एकदम से impartiality maintain करना, decorum maintain करके रखना, disciplinary action लेना. All these powers are there with the, you can say, presiding officer. Then you can put up the cases. So we have seen multiple examples where MLAs has been suspended using the power of presiding officer. वो भी ऐसा होता है कि टाइम आने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है, सस्पेंड भी करने पड़ते हैं यहाँ पे. ओके, वी डू एक्सपेक्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू टेक इम्पार्शियल डिसीजन कि अब वो पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, एंड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही हैज टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर चेयर, ही हैज टू बिहेव because he is sitting on that particular chair and he needs to be impartial. ऐसा नहीं है वो रूलिंग पार्टी को फेवर करेंगे, वो सबके लिए impartial रहेंगे. क्लियर है? He looks into the aspect of how much time is to be given for different leaders. किसको कितना टाइम दिया जाएगा, वो इनका काम हो जाता है. Then he looks into the decision related to the bill, whether it's an ordinary bill or it's a money bill. That power also is there with the presiding officer of legislative assembly. तो ये मेजर इनके पावर हैं यहाँ पे. अब इनके ऊपर कुछ एक कंसर्न्स भी ऐड होते हैं. से डाउट रेज होता है कि ये पार्टीशन रहते हैं, मीन्स ही इज नॉट इम्पार्शियल, ही यू कैन से फेवर्स द रूलिंग पार्टी. दिस इज व्हाट इज कंसीडर्ड हियर. यू कैन से एंटी डिफेक्शन को लेके, बिकॉज ऑन द मैटर ऑफ डिफेक्शन
in the matter of anti defection the decision taken by the presiding officer is final, उसको final माना जाता है यहाँ पे, उस मामले पे भी इनके ऊपर डाउट रेज होता है. तो you can take example of in Haryana there was the legislative assembly, मतलब स्पीकर डिडंट टेक डिसीजन फॉर 5 years. 5 साल तक स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया. देयर वॉज अ मैटर रिलेटेड टू डिफेक्शन, डिफेक्शन का मामला था, 5 साल तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया. मेंबर्स हु वर यू कैन से, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था, जिन्होंने पार्टी चेंज की थी, वो अपना टेन्योर पूरा कर गए थे. तो ये प्रॉब्लम अक्सर रहती है यहाँ पे. बट नेवरदलेस ही हैज इंपॉर्टेंट रोल टू मैनेज द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विच इज यू कैन से क्रिटिकल इन आवर डेमोक्रेसी. लेजिस्लेचर तो हमारे पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वहां पे अच्छी डिबेट हो, वो अश्योर करवाना हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होगा. Next question, as you see, the crucial aspect of development process has been inadequate. Okay, कि भी human resource development के ऊपर हमने जो है पूरा ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा बहुत neglect हुआ है यहाँ पे. Clear है? See, you have to understand one thing here. There are few things that are considered important for development. तो आप इसकी शुरुआत ऐसे भी कर सकते हो कि by like 2047, okay, your prime minister has said by 2047 India is going to be a developed country. ऐसा सपना है. This won't be possible till the time we are working on human resource development. इसके ऊपर काम करे बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस की बात करें, इट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू योर यू कैन से हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू योर अपॉर्चुनिटीज, क्या वो भी अवेलेबल है कि नहीं है यहाँ पे. ठीक है, आप एजुकेटेड कितने हैं, आप हेल्दी कितने हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी आ रही हैं आपके यहाँ पे. दोज फैक्टर्स एंड प्लस द स्किल सेट, how skilled you are. Now collectively they will be, you can say, forming the aspects or parameters of human resource development. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रियलिटीज हैं जो हमें समझनी है कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं. ये कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया. बिल्कुल सही बात है, आप बोल सकते हो. आप किसी भी मतलब अगर स्किल डेवलपमेंट को फोकस करें तो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं. He made a statement. He stated that in India we don't have a skilled workforce. Okay, means he stated less than 10% of people in India they are skilled. So it automatically highlights that we are quite poor with our human resource development. कि इतना कम अगर skilled workforce है तो आपने human resource development पे काम ही नहीं किया बिल्कुल भी. ये दर्शाता है. कहाँ देखने को मिलता है that we have not worked upon our human resource development? So lack of स्किल्ड वर्कफोर्स साफ दिखता है. ठीक है जी. देन व्हाई दिस सिचुएशन हैज एमर्ज्ड? बिकॉज वी हैव नॉट डन सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑन दीज एरियाज. आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इस एरिया में. वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट. There is lack of academics industry linkage. जो हमारे यहां पे डिग्री कर रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, इज इट इंडस्ट्री रेलेवेंट? क्या वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है? ये सवाल किया जाता है. बिकॉज अक्सर वी आर प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स एंड अदर यू कैन से पीपल हु आर गोइंग फॉर मल्टीपल डिग्री कोर्सेज. They are not employable. That problem is there because we are not imbibing the requisite skill which is industrially relevant. जिस job की, जिस particular skill की demand है, industry को demand जिस चीज की है, हम वो skilled workforce ही नहीं provide कर रहे हैं. That's the problem here. Health infrastructure is inadequate. School infrastructure is inadequate. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं है. सो ये प्रॉब्लम हमने कहीं ना कहीं डाली है. नाउ यू कैन ऑल्सो लिंक इट विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी
2020 it works upon all these deficiencies. इन सारी डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है आपकी एजुकेशन पॉलिसी. तो if we suggest that education policy 2020 is to be implemented in letter and spirit, it will not be a bad thing to do. बिल्कुल वो करना चाहिए. उसके अंदर आपकी कुछ एक प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस हो जाएंगी. क्लियर? अगेन एजुकेशन, वी नीड टू टारगेट एजुकेशन. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट है 6% ऑफ जीडीपी यू हैव टू स्पेंड ऑन योर एजुकेशन हियर. 6% आपको एजुकेशन पे डालना है. बिल्कुल आप इस टारगेट को अचीव कीजिए. यू हैव टू फैसिलिटेट, लिंक द इंडस्ट्री विद द स्किल डेवलपमेंट सेंटर. प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाइए. पीपीपी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर. अच्छा, प्राइवेट प्लेयर को, इंडस्ट्री को बुलाइए. इंडस्ट्री को कहिए कि आप स्किल्ड सिस्टम एस्टेब्लिश करें, बिकॉज दे विल बी पुटिंग अप देयर इनपुट टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज कमिंग अप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर, he is skilled and he is having that requisite skill which is facilitating job. वहां से नौकरी निकलने वाला स्किल जो है वो चाहिए. ये वहां पे लिंक करना पड़ेगा. इंडस्ट्री को भी आपको इसमें लिंक करना पड़ेगा. जेंडर इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस डालना पड़ेगा. हाउ कैन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन निग्लेक्ट है? जेंडर जस्टिस जहां निग्लेक्ट है, जेंडर इंक्लूसिविटी जहां मिसिंग है, वहां पे तो आप बिल्कुल भी इसको आगे नहीं लेके जा सकते. हेल्थ केयर हैव टू बी मोर अफोर्डेबल. आयुष्मान भारत आया है, बहुत अच्छी बात है. वी नीड टू हैव नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टफॉल्स हैं, आपको वो एड्रेस करने पड़ेंगे. वो हमें करना है इस चीज को लेके. सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन करना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है. ऑल दोस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड. वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. बिना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आप डेमोग्राफिक डिविडेंड कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते हो. डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी आप रियलाइज करोगे जब आप ये सारे स्टेप्स करेंगे. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर आंसर हियर. देयर इज दिस अनदर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. और वो ये कह रहे हैं कि बताइए कि रीसेंट केसेस से रिलेटेड, कि भी अभी कुछ एक केसेस ऐसे गए होंगे जहां पे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना कुछ एक एक्शंस लिए होंगे. अच्छा, this is not the initiative that we had only with the coming up of this Competition Act 2002. इससे पहले भी एक लॉ का प्रोविजन था. The idea is this: we have to facilitate competition. ये competition हमें facilitate क्यों करना है? Specifically after LPG reforms, दिस वॉज रिक्वायर्ड. 1991 में हमने ये रिफॉर्म किए. ये चीज जरूरी थी बिकॉज पब्लिक सेक्टर अब हट रहा है. मल्टीपल प्लेयर्स आर गोइंग टू बी देयर. वी आर इनडायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स फ्री मार्केट. हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि किसी की मोनोपोली हो जाए. मोनोपोली हैज टू बी प्रिवेंटेड. To prevent the monopoly, to make sure that there is level playing field in the market, this type of organization was required. इसकी जरूरत थी हमें. And to facilitate this, it was established as a statutory body under the Competition Act 2002. Now, it came up with some of the recent judgments. कुछ एक judgments इन्होंने दिए हैं. So it imposed fine of 258 crore on Jet Airways. अब ये कर क्या रहे थे? ये कार्टल बना रहे थे. ठीक है, कुछ एक एयरलाइंस हमारे यहाँ पे से जेट एयरवेज, इंडिगो, ये मिलके कार्टल बना रहे थे. मतलब सिंगल एक इंडिविजुअल की डोमिनेंस नहीं रहेगी, मोनोपोली नहीं रहेगी. ये 3-4 एयरलाइन मिलके मोनोपोली बना लेंगे अपनी और प्राइसिंग वगैरह डिसाइड कर लेंगे कि भी इससे नीचे कोई भी अपनी प्राइस नहीं करेगा टिकट की. कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं रहेगी.
सारी की सारी एयरलाइन अगर महंगी टिकटें बेचेंगी तो आपके और मेरे पास चॉइस नहीं रहेगी, हमें महंगी ही खरीदनी पड़ेंगी, तो ये कार्टल बन जाता है। अब ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इट इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 258 करोड़, इतना फाइन लगाया इनके ऊपर, एंड इट वाज रिक्वायर्ड। दिस वाज वन सच डिसीजन। देयर वाज अनदर डिसीजन related to penalty on टायर कंपनीज, कुछ टायर कंपनीज के ऊपर भी पेनल्टी लगी थी यहां पे। देन देयर वाज दिस रिपोर्ट ऑफ पेनल्टी ऑन गूगल, गूगल के ऊपर भी पेनल्टी जो है वो कंपटीशन कमीशन ने लगाई थी। सो इट प्लेड अ रियली क्रिटिकल रोल हियर, काफी इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है हमारे यहाँ पे, ओके। एंड इट द टास्क इज टू एलिमिनेट ऑल दोज moves which are killing competition, जहां पे कंपटीशन के ऊपर इंपैक्ट होगा उस चीज को प्रिवेंट करना इसका मेजर काम है। सो दिस इज द ब्रॉडर रोल हियर, इन्वेस्टिगेट करना, पेनल्टी इंपोज करना, टू रिव्यू द मर्जर एंड इक्विजिशन। मर्जर और इक्विजिशन को भी रिव्यू करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी सारी कंपनीज को खरीद ले और फिर वो मोनोपोली हो जाएगी, फिर वो आपसे जो दाम चाहे वो चार्ज कर सकते हैं, तो आपके पास कोई चॉइसेस ही अवेलेबल नहीं होगी। सो दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स हियर। नाउ दिस कंपटीशन कमीशन इज आल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस इसको भी आ रहे हैं काम करने में, ऑपरेट करने में। सो द चैलेंजेस मेजरली दैट इट इज फेसिंग इज दिस इज द एरा ऑफ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स की दुनिया चल रही है, वहां पे कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी क्लैरिटी नहीं है, डिजिटलाइजेशन को लेके अभी तक ये अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, ओके। देन ऑन द डिजिटल सिस्टम देयर इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज, सफिशिएंट मैन पावर भी नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है इसके अंदर। देन देयर इज ओवरलैपिंग विद मल्टीपल रेगुलेटर्स, और भी रेगुलेटर्स हैं जिनके साथ काम ओवरलैप हो रहा है, से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए डेडिकेटेड अथॉरिटी है। सो दीज इश्यूज इट इज फेसिंग, बट नेवरदलेस इट इज क्रिटिकल टू, यू कैन से, फैसिलिटेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है, बिना इसके बात नहीं बनेगी। इट इज, यू कैन से, कंसीडर टू बी द क्रिटिकल कंपोनेंट देयर। आगे बढ़ते हैं इसमें। सो अगेन द क्वेश्चन अराउंड द ई गवर्नेंस, सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द डेफिनेशन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द सेकंड ARC, कि basic the idea is this: when the government organization, government agencies, government departments, they are using information communication technology to facilitate the public services, to give the public services to the people, to the citizen of the country in a effective, efficient, speedy manner, that will be referred as e-governance. अब e-governance से पहले आपको कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए। It is not just कंप्यूटराइजेशन, सिर्फ कंप्यूटराइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर एस्टेब्लिश कर दिया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है कि कंप्यूटर, आपने पहले एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उस रजिस्टर को हटा के अब आपने कंप्यूटर रख दिया है, ऐसा नहीं है। इट इंक्लूड्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक इज इंटरेक्टिंग, इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन को भी यहां पे ऐड किया गया है। सो दीज आर द एडेड थिंग्स ई गवर्नेंस के साथ है यहां पे। नाउ the idea was that it is going to improve the public service delivery in an effective manner, cost effective होगा, हमारे लिए सेविंग होगी, ओके, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगी ये, इट इज गोइंग टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, उस चीज के लिए ये जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए ये जरूरी है। सो विद दिस थॉट प्रोसेस यू कैन से ई गवर्नेंस वाज देयर, एंड विद पब्लिक पार्टिसिपेशन वी वांट टू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर एज वेल, उसको भी लेके आना चाहते हैं हम, ओके।
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अब इनएडेक्वेसीज क्या है यहाँ पे, शॉर्टफॉल्स क्या है, ये तो चलो ठीक है हम ये करना चाहते थे. The demand is what inadequacy hamper the enactment of these particular features. You have to understand what we have done in the name of e-governance. We have just been doing computerization और हम e-government बनाते जा रहे हैं. Problem is this, the mindset of bureaucracy is still reluctant. They are reluctant to implement the provisions of e-governance क्योंकि पावर उनके हाथ से खींच रही है ना, पब्लिक के हाथ में जा रही है, तो वो रिलक्टेंस यहां पे नजर आता है. मेजरली seen in delay of implementation. ई-गवर्नेंस का प्रोजेक्ट टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं होता, लेट होता है. माइंडसेट अभी भी उनका पुराना है. दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, they don't want to facilitate, they don't want to share information. So ये एक major hurdle है जो नजर आता है. Then you need to mention about digital literacy is limited. We don't have digital literacy in people. लोगों को अभी awareness ही नहीं है. Awareness is missing. That's the problem here. जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक वो कैसे यूज करेंगे. इसका सीधा एग्जांपल है, हरियाणा के अंदर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का मतलब एक प्रोजेक्ट लगा, ई-नैम का पायलट प्रोजेक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में लगा कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएगी, डिजिटली सिस्टम होगा, फार्मर्स जो है अपना सामान डिजिटली बेचेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ पैन इंडिया मार्केट. एनीवन फ्रॉम पैन इंडिया कैन बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर थ्रू ई-नैम पोर्टल. ठीक है, अब फार्मर को लिटरेसी नहीं थी, फार्मर वाज अगेन डिपेंडेंट ऑन मिडल मैन टू ऑपरेट द ई-नैम. सो दिस इज द प्रॉब्लम. टिल द टाइम यू आर नॉट हैविंग डिजिटल लिटरेसी, हाउ कैन यू गो अहेड विद दिस? Then there is this gender divide, rural urban divide. ओके, ये एक डिवीजन है यहाँ पे. सब लोग तो इस सिस्टम को यूज ही नहीं कर रहे हैं. देयर इज लैक ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट इज नॉट अवेलेबल. इंटरऑपरेबिलिटी इज नॉट देयर. डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट सिस्टम्स चल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ आपस में ऑपरेट ही नहीं कर पाते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है. करप्शन इज स्टिल अ प्रॉब्लम. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ई सर्विसेज पहुंचाने के लिए आपको नेटवर्क तो चाहिए, नेटवर्क हर जगह है ही नहीं, सिग्नल नहीं आते हैं. सो इट्स अ लॉन्ग फाइट. एंड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन एक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि पूरे इंडिया की पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे. वो अभी तक पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया है इन्होंने. सो ये एक मेजर हर्डल्स हैं जो हमें रोकते हैं कि हम इस ई गवर्नेंस के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. Let's move to the next question that is related to the functioning of SCO. So they are saying virus of conflict is affecting the functioning of SCO, and in the light of this they are asking about role for India. तो एक चीज समझना है आपको, ये कौन से conflicts की बात हो रही है. You can start your answer about by mentioning about one line about SCO. It includes different Central Asian economies as well as India, Pakistan, China and Russia. Okay, उनको साथ जोड़ता है. You can mention about it and you can mention about कि भी क्या इसके goals हैं, but उसके बाद सीधा हम question के requirement पे आएंगे. तो conflict कौन से चल रहे हैं? There is this Ukraine-Russia conflict that is there. India-China conflict is there. India-Pakistan conflict is there. And then there is this conflict between Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan over this Fergana Valley. It's not Kazakhstan नहीं है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन तीनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट है, नॉट द कजाकिस्तान, वो तो कोई लेना देना नहीं है इसका. सो दिस कन्फ्लिक्ट दे टॉक अबाउट एंड दे से बिकॉज ऑफ दीज कन्फ्लिक्ट एससीओ ढंग से काम नहीं कर पाता. बिल्कुल सही पॉइंट है ये.
Now the point is this, how this Ukraine-Russia conflict has impact over working of SCO. Now, during this war, Putin made a statement that disintegration of USSR was a disaster. All these Central Asian nations की अगर हम बात करें, ये जितने भी Central Asian nation हैं, they are former Soviet states. ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, तो इनको ये डर है कि पुतिन आज यूक्रेन पे हमला कर रहा है, मे बी पुतिन हमारे अगेंस्ट भी आ जाए. सो दिस एलिमेंट हैज इंक्रीज्ड द डिस्ट्रस्ट बिटवीन रशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. उनके बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया है, तो यहां पे एक वर्किंग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इशू, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. ओके, so these are the conflicts that we have. Now the point is this, to settle this problem here, India was expected to mediate. लोग कहते थे कि इंडिया को मीडिएट करना चाहिए. This is the role that we can explore here. Central Asian republics, they want a nation against चाइना रशिया नेक्सस. तो चाइना रशिया का जो नेक्सस है उसके अगेंस्ट वो एक ऐसा कंट्री चाहते हैं जिसके साथ वो अपने ट्रेड रिलेशन मेंटेन करके रख सके, इकोनॉमिक टाइज मेंटेन करके रख सकते हैं. बिकॉज यू नेवर नो हाउ थिंग्स कैन, यू कैन से डिटीरियोरेट, एकदम से डिटीरियोरेशन होगा चीजों का, वो सिचुएशन हम कभी नहीं लेके आना चाहते. सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस सजेशन इज मेड. इंडिया पाकिस्तान का भी ऐसा ही है. वी हैव टू रिजॉल्व आवर इश्यूज. ये हमारे बायलेटरल इश्यूज हैं, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी. इफ आवर बायलेटरल इश्यूज आर इंप्रूविंग, डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन फर्दर, यू कैन से ऑपरेटिंग इन एससीओ. और ओवरऑल एससीओ का जो ऑपरेशनल एंगल है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा अगर कंफ्लिक्ट्स कंट्रीज के खत्म हो जाते हैं. दिस रोल डेफिनेटली वी कैन एक्सप्लोर हियर. इन रोल्स को हम लेके जा सकते हैं, ये इंडिया यहां पे कर सकता है. These countries, they are having boundary dispute. India can mediate here as well. India is considered as a respected figure. काफी respected figure है. These countries, they do maintain good equation with us. काफी अच्छा खासा relation हमारे साथ maintain करके रखते हैं ये. So ये चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं. Next question is related to India's diaspora. कि Indian diaspora काफी अच्छे renowned, you can say, positions पे पहुंचे हैं यहाँ पे. We have, you can say, world's biggest diaspora. There are more than 3 crore, you can say, Indian diaspora comprises of 3 crore people who are, you can say, living outside India, but their roots are of Indian origin. तो काफी अच्छे हैं ये, and they are in quite influential position here. So even if you talk about, say, political heads भी काफी अच्छे हैं. We have Kamala Harris, and you can say Rishi Sunak. तो अच्छी पोजीशन में है ये. Then you talk about industry leaders. इंदिरा नुई, ओके, सुंदर पिचय. इंडस्ट्री लीडर्स भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे. इन्वेस्टर्स भी हैं. ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिस्टर अजय बांगा, ओके, मिस्टर अजय बांगा इज देयर. एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारा काफी प्रेजेंस है. सो वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बांगा इज देयर. सो दिस इज हाउ इंडियंस आर. ओके, नाउ दे डू गिव लॉट ऑफ रिटर्न. $100 बिलियन से बड़ा हमारा रेमिटेंस है. देखिए इतना ज्यादा रेमिटेंस आता है. दे आर वर्किंग अब्रॉड एंड देन दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर फैमिलीज इन इंडिया. सो अच्छा खासा अमाउंट है ये. $100 बिलियन का भी रिसेंटली क्रॉस कर गया है. And there are a lot of Indians who might be interested to invest in India. हम चाहते हैं कि हमारे NRIs जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें. We are, you can say, emerging as a startup hub
दुनिया में बड़े अलग अलग स्टार्टअप हब्स निकल रहे हैं. इंडिया इज ऑल्सो एमर्जिंग एज अ स्टार्टअप हब. काफी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. So these things, this is how Indians are contributing. Now you can add up one more point here. They are the flag bearer of Indian culture. वो बाहर जाएंगे, वो अपने बिहेवियर से इंडिया के लिए एक पॉजिटिव गुडविल जनरेट करेंगे. They will be a brand ambassador for Indian culture. And foreigners, they can come to India as tourists. तो हमारे एम्बेसडर्स को देख के, हमारे जो इंडियंस बाहर हैं उनके कल्चर को देख के फॉरेनर्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इंडियन कल्चर. This is what they can contribute, and definitely they are considering a major voting units. कुछ कंट्रीज के अंदर अच्छा खासा वोटिंग होल्ड है इनका. So as a voting unit, they can influence the policy of that particular country. इंडिया के फेवर में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये इनका एक तरीके से रोल है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए. इट्स अ रियली गुड थिंग दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज एंगेजिंग विद देम. मोदी जी काफी एंगेज कर रहे हैं. इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कैसा सिस्टम था, वी वर क्वाइट पैसिव इन आवर एंगेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा. हम बिल्कुल पैसिव थे, हम बिल्कुल भी एंगेज नहीं करते थे. The present government is going ahead with these things. It's a really good thing. So all the international experts वो इसको काफी अच्छी डेवलपमेंट मानते हैं कि मोदी जी he is regularly engaging with the Indian diaspora. पहले वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए था. We'll move to the next question here, mentioning about Constitution of India as evolving document is not a stagnant document. As the society is changing, the constitution is also, you can say, evolving. तो society change होती है, society की demands change होती हैं, society की priorities change होती हैं, and you need a constitution which is workable with the changing times. Changing demands, changing times के हिसाब से आपका constitution भी वैसा होना चाहिए. This is how it is being facilitated through Article 368 of our constitution, which is related to the constitutional amendments. Okay. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडिंगली इट इज नॉट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करे बिना आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर कर सकते हो. तो दिस प्रोविजन हैज बीन फैसिलिटेटेड. बेसिक वैल्यूज नहीं हम चेंज कर सकते, लेकिन विद द चेंजिंग टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस लेके आ सकते हो. एंड दिस इज हाउ इट इज एडिंग द एलिमेंट ऑफ डायनामिज्म. तो हमारे पास मल्टीपल अमेंडमेंट्स हैं. यू कैन मेंशन अबाउट few of the amendments, that how those amendments have been facilitated. Okay, you can talk about first constitution amendment, which is restricting the scope of article 19. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो एक तरीके से सिस्टम बनाया था, दैट वाज फैसिलिटेटेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. उसके थ्रू उसको बनाया गया था. देन वी हैव आर्टिकल, यू कैन से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. चेंजिंग टाइम में जब हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करनी थी, तो हमने 73rd 74th उसको इवॉल्व किया. देन यू हैव 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, विच इज टॉकिंग अबाउट योर GST. आप GST के ऊपर ये लेके आए, विच इज मेंशनिंग अबाउट वन नेशन वन मार्केट. ओके, तो जैसे जैसे डिमांड आई वैसे वैसे हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट्स के भी प्रोविजन हैं. एंड इट इज इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स. अलग अलग डोमेन्स यहाँ पे एड्रेस हुई हैं. नाउ दिस इज वन थिंग हियर, दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डायनेमिक. फर्दर डायनेमिज्म हैज ऑल्सो बीन एडेड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. तो जुडिशियली ने कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया, एंड इट वाज क्वाइट लिबरल इंटरप्रिटेशन दैट हैज कंट्रीब्यूटेड इन द एवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. स्पेसिफिकली एग्जांपल आपका आर्टिकल 21 है. मेनका गांधी केस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से हम मूव करें
due process of law. Earlier in our constitution, it was written procedure established by law. Now we evolved to due procedure of law. वो आर्टिकल 21 के अंडर हुआ. MC Mehta case, bringing in CNG buses in Delhi. It was only possible because clean environment was considered to be component of your right to life and liberty. उसके साथ उसे associated किया गया था. वहां से वो चीज आई है. We talk about Puttaswamy judgment, that is right to privacy. It has been declared as fundamental right, again under Article 21. Right to choose your life partner, again under Article 21 only. Doing away of Section 377, homosexuality, Section 377 को decriminalize किया, again under Article 21 here. So all those things are, you can say, provided under the liberal interpretation of Article 21. काफी अच्छा था ये, LGBTQ rights भी यहां से आए. Okay. We can say that with the liberal interpretation of Article 21, some of the provisions of DPSP, they are being implemented as fundamental rights. Specifically, animal rights से related provision हो, okay, और clean environment से related provision हो. This is what Article 21 is bringing, and over the time, it is still evolving. अभी भी खत्म नहीं हुई है, because इसको further Article 21 को expand किया जा रहा है. Maybe in future it will have further more expansions through multiple judgments. That's why it is adding up to the dynamism of your constitution. देखिए, खड़ा पानी जो है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, खड़ा पानी सड़ता रहता है. That's why the water should never be stagnant. It should be like a flowing river where fresh water is added up time after time. बदलते टाइम के साथ आपको उसमें fresh inputs डालने ही चाहिए. This could be your conclusion to this particular question here. We'll move to the next one here. Talking about provisions related to gender justice से related provision here. So your preamble talks about equality, fraternity, justice. वहां पे भी ये mentioned है. Your DPSP mentions about equal pay for equal work type of things, facilitation of good working environment. We have fundamental rights, talking about right to equality. You have fundamental rights mentioning about ending discrimination. Discrimination जो है वो आपको end करना होगा on the gender lines. Okay. We have Article 21, which is facilitating dignity to the, you can say, women here, to protect their dignity, specifically in the cases of sexual harassment at workplace. तो इसका केस भी आपको मालूम होना चाहिए, विशाखा गाइडलाइंस का ये केस है. ओके, टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस. सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा जजमेंट दिया था गाइडलाइंस के अंडर. देयर वाज दिस ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ 2 finger टेस्ट. ओके, रेप कंफर्म करने के लिए 2 finger टेस्ट किया जाता था, विच वाज आल्सो क्वाइट डेरोगेटरी. काफी डिग्निटी जो है वो हर्ट होती थी, एंड दैट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड. तो वो एक एग्जांपल्स हैं जो हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए. एंड वी हैव, यू कैन से, प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्टिकल 23, विच इज abolition of human trafficking. Human trafficking नहीं होना चाहिए. We have fundamental duties mentioning about how we have to do away with the derogatory practices against women. हमने fundamental duties भी add किए हैं. And we have universal adult franchise, that is right to vote. Okay. तो उस केस में भी आप वुमेन को डिनाई नहीं कर सकते. तो ये सब प्रोविजंस हमारे यहाँ पे हैं विच आर फैसिलिटेटिंग जेंडर जस्टिस. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग अप मल्टीपल डिसीजन. उसके अगेंस्ट, उसके हिसाब से भी चल रहे हैं. गवर्नमेंट के लेवल पे भी एफर्ट होता है. डिफरेंट लॉज पार्लियामेंट लेके आता है, उसके लेवल पे भी एफर्ट होता है. सो जैसे हमारे यहाँ पे एक
जेंडर बजटिंग का प्रोविजन भी ऐड किया गया है. सो दीज आर द एडिशनल थिंग्स दैट वी हैव डन टू अश्योर जेंडर जस्टिस. सो ये एक कलेक्टिव पैकेज था जेंडर जस्टिस को फैसिलिटेट करने का. दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. नाउ दे फैसिलिटेट 33% रिजर्वेशन. इसको लेके बात चल रही है. ऑलरेडी वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर अभी डिबेट चल रही है. इट मे बी पास्ड. ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, थिंग्स आर डिबेटेड अराउंड द जेंडर जस्टिस. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दे आर टॉकिंग अबाउट कि भी आर्टिकल 356 का जो यूज है या मिस यूज है वो अब कम हो गया है. अर्लियर इट वॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड क्वाइट ऑफन, काफी बार इसको लगाया जाता था. सो दैट वाज द पॉइंट. नाउ ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, he was of opinion that article 356 is going to be a dead letter, कि भी इसका कभी यूज करने की हमें नौबत ही नहीं आएगी. और ऐसा नहीं हुआ. स्पेसिफिकली आफ्टर 1967 के बाद काफी इसका मिसयूज हुआ. 1990 तक यू कैन से दिस वाज द पीरियड काफी मिसयूज इधर हुआ है. इसका मिसयूज थोड़ा कम हुआ, बट हुआ, स्टिल हुआ. यहां पे भी कोशिश रहती थी. इट वाज क्वाइट रिलेटेड टू पावर पॉलिटिक्स. सब कुछ पावर पॉलिटिक्स के लिए होता था कि बाय हुक और बाय क्रुक पावर्स जो हैं वो अपने हाथ में रखनी है. तो दैट वाज द मेजर गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर पार्लियामेंटेरियंस एट दैट टाइम. काफी खराब था ये. ओके, बट लेटर ऑन थिंग्स चेंज्ड आफ्टर अ फेमस जजमेंट, एसआर बोमई जजमेंट. काफी चीजें बदली इस जजमेंट के बाद. मिसयूज थोड़ा कम हुआ बिकॉज दिस पर्टिकुलर जजमेंट ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, that the decision of imposition of president rule can be reviewed by judiciary, and provision related to proving the majority. भाई लेजिस्लेचर में पार्टी को जो गवर्नमेंट बनाती है उनको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है. They mention about floor test, that floor test cannot be carried out at someone's home. किसी के घर पे नहीं होगा, उस असेंबली में ही होगा. That provision was added. If the governor is suggesting to impose the president rule, even that can be, you can say, looked upon. कि मालाफाइड इंटेंशन से तो नहीं किया गया है, जानबूझ के तो नहीं किया गया है, कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब नहीं हुआ जितना इन्होंने बता दिया. करप्शन कैन नॉट बी द ग्राउंड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल. माल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी द ग्राउंड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल. कि भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा, करप्शन वगैरह ज्यादा हो रहा है, उस ग्राउंड पे नहीं आप लेके जाओगे, प्रेसिडेंट रूल लगाओगे. सिर्फ प्रेसिडेंट रूल तब लगेगा इफ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर. ओके, उस केस में लगाया जाएगा, बाकी केसेस में नहीं लगेगा. तो ये क्लैरिटी यहां से आ गई थी. सो दिस जजमेंट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन देयर वाज जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म भी आया यहां पे. जुडिशरी काफी सीरियसली लेती थी इन केसेस को. एंड नॉट ओनली दिस, these cases were considered to be the high profile cases, और प्रायोरिटी बेसिस पे इनका डिस्कशन होता था. ऐसा भी टाइम हुआ है जब जुडिशरी ने रात को 1 बजे कोर्ट लगाया है इस इशू को डिस्कस करने के लिए. तो जुडिशियल एक्टिविज्म डेफिनेटली इट वाज देयर. पब्लिक वॉज ऑल्सो क्वाइट अवेयर्ड एट दैट टाइम. पब्लिक अवेयरनेस भी अच्छी खासी आ गई थी, जनता जागरूक थी. पॉलिटिशियंस ये समझते थे दैट दिस माइट बी कंसिडर्ड एज अ बैड थिंग टू डू. अगली बार पब्लिक वोट नहीं करेगी अगर हम जोर जबरदस्ती से सरकारों को हटाएंगे. So these used to be the major thing. And then in Rameshwar Prasad case, in this particular case, Supreme Court stated
that this is to be used only in the emergency cases. ये जो पावर यूज करनी है आपको प्रेसिडेंट रूल लगाने की, ये नॉर्मल डे टू डे काम में नहीं करोगे आप, जब जरूरत पड़े तब। ऐसा नहीं होगा कि आप आए दिन प्रेसिडेंट रूल लगाते जा रहे हैं। क्लियर है? तो दीज वर द मेजर यू कैन से जजमेंट्स और फैक्टर थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स वर आल्सो देयर, सिर्फ इतना नहीं था, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। तो you talk about political factor here, specifically the role of president. President हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रहे हैं who refused to impose president rule. So Dr. K.R. Narayanan, he returned the recommendation of cabinet to bring in president rule in UP. Then there was a emergence of coalition governments. कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई यहां पे। द आइडिया वाज दैट जैसे कैसे करके सरकार चल जाएगी, गवर्नमेंट मैनेज हो जाएगी, एंड यू नेवर नो द पर्टिकुलर रीजनल पार्टी माइट बी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर यू कैन से मेजॉरिटी पार्टी, बिग पार्टी इन एनी लोकसभा इलेक्शन। उस समय अगर जरूरत पड़ गई तो उस रीजनल पार्टी की आपको, तो आप कभी भी उस रीजनल पार्टी को नाराज नहीं करोगे, इसलिए आप उनको प्रॉब्लम, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। देयर वर इंस्टेंसेस वेयर गवर्नर even refused to bring in the provisions of president rule. Surjit Singh Barnala, when he was the governor of Tamil Nadu, you can say he respected the constitutional values. वो संविधान के हिसाब से चले हैं। तो ये सारे reasons हैं which adds up कि हमारे यहाँ पे आज की डेट में प्रेसिडेंट रूल का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कम होता है, ओनली इन रिक्वायर्ड केसेस इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बट नेवरदलेस अभी भी थोड़ा थोड़ा मिसयूज तो होता है। पावर टेम्पटेशन है ये, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि उन्हीं की पार्टी की सरकार बने स्टेट में भी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, की स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सिविल सोसाइटी कैसे हेल्प आउट करती है। तो सिविल सोसाइटी, लाइक यू हैव टू come up with the definition. You can start with the definition of civil society. Okay, then people are coming together voluntarily for a particular cause, for a particular reason, in the larger interest of the public, larger interest of the citizenry. That will be referred as civil society. उनमें से कुछ registered हो जाती हैं as NGO, कुछ ऐसे ही रहती हैं. Okay, but mass movement वगैरह काफी ये associated रहते हैं civil society के साथ. Now you have to understand there are a lot of things that they do. Majorly आप देखेंगे awareness campaigning. They play a really important role. Awareness campaigning about, you can say, voting. There is this organization called Association for Democratic Reforms. Now they do talk about educating the voter. वोटर को एजुकेट करना, वोटर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। अब लीडर्स, फीमेल लीडर्स, वो वहीं से तो आएंगे। यू हैव टू एनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। आपको वुमेन को एनकरेज करना पड़ेगा। दैट एनकरेजमेंट इज डन बाय देम। यू हैव टू मोबिलाइज women. That mobilization is done by them. Grassroots level पे कैसे आगे आपको लेके जाना है. So they do work for the positive change. Now there is this organization, there are many, you can say, NGOs who are working for 33% reservation. लेकिन you आप ऐसे लिख सकते हैं इसे women reservation bill. Okay, so women reservation bill, it is about 33% reservation for women in state legislature, state और union legislature में 33%
रिजर्वेशन होगा। ओके, तो ये प्रोविजन जो है इस बिल को काफी एनजीओ, काफी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दे डू हैव यू कैन से मल्टीपल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के भी ऊपर भी काम करते हैं, लीडरशिप क्रिएट करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस रोल इज क्वाइट क्रिटिकल, दिस रोल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। There is this organization called Act Now for Harmony and Democracy. Act Now for Harmony and Democracy. Then working about research and data collection. Research work, data collect karna, all these activities are critical. And in this way, they do help in increasing the representation of women in the state legislature. जरूरी एक रोल प्ले करते हैं. So you can write this, you can say these particular points here. अच्छा, अब आप एक चीज और समझेंगे, there are many NGOs, civil societies which are working with पंचायती राज institutions. Okay, तो वो इनके साथ भी काम कर रहे हैं. Now point is this, there are many, you can say, पंचायती राज leaders जो आगे जाके स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं. बहुत सी ऐसी सरपंच हैं जो पहले सरपंच थे, बाद में जाके एमएलए बने. वंस दे आर पॉपुलर एज अ लोकल लीडर, पार्टीज दे डू गिव टिकट्स टू देम. तो कोई सरपंच अपने अच्छे कामों की वजह से फेमस हो गया. सपोज देयर इज अ फीमेल सरपंच, वो अपने शी डिड अ रियली गुड जॉब एंड शी बिकेम फेमस, एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसिडरिंग हर टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट. दैट कुड बी पॉसिबल, वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है. दैट पॉसिबिलिटी यू कैन ब्रिंग इन. Next question, if we see, it's about 101st Constitution Amendment Act, talking about GST. The idea is about harmonizing the tax regime in India, because earlier there used to be cascading of taxes. पहले cascading of taxes होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे. अब हमने इसको हार्मोनाइज किया है, सिंप्लीफाई किया है with the help of GST. It is in line with one nation, one market. Okay. Otherwise, what used to be the scenario, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रेजिम चलता था, और उस वजह से काफी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मानी जाती थी. टैक्स कंप्लायंस भी कम होता था, लोगों को लगता था कि टैक्स इवेड करो. We wanted to make sure that टैक्स कंप्लायंस इज अश्योर्ड. टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना था, आपको टैक्स बेस भी बढ़ाना था. ओके, ज्यादा चीजों को टैक्स एम्बिट के अंदर लेके आना था. दैट वाज, दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड विद दिस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये जीएसटी का प्रोविजन है. अभी कहते हैं कि कैसे जो है ये फेडरल स्पिरिट को अपहोल्ड करता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन which has been established under Article 279A, GST Council. Okay? अच्छा, एक पॉइंट ये भी आया कि अब डिसीजन मेकिंग इज एट द लेवल ऑफ जीएसटी काउंसिल. टैक्स रेट कितना लगेगा, किन चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा, दैट डिसीजन इज टू बी टेकन अप एट द लेवल ऑफ जीएसटी काउंसिल. सो सम एक्सपर्ट्स, उनको ऐसा लगता था states they have lost their power to impose taxes. कि टैक्स इंपोज करने की पावर उनकी चली गई है, क्योंकि अब यह डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेंगे. ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द डिसीजन मेकिंग इन जीएसटी काउंसिल इज टू बी डन बाय हैविंग 75% वोट. 3/4 वोट जो है वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा. एंड वोटिंग वैल्यू इज लाइक दिस, 1/3 वोट वेटेज इज गिवन टू जो यूनियन की तरफ से आएगा, 2/3 वेटेज इज फॉर स्टेट्स कंपोनेंट. जब तक दोनों साथ में नहीं आएंगे तब तक 75%, 3/4 पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई
this idea of GST Council, their operation, their working, make sure that center and state, they are working as a team, and as they are working as a team, it upholds the फेडरल स्पिरिट. यहां से फेडरलिज्म की वैल्यू को वो अपहोल्ड करते हैं. तो ये पॉइंट आपको इसमें लिखना है. क्लियर है कि दे माइट हैव लॉस्ट द पावर टू इंपोज टैक्सेस, लेकिन अभी भी टैक्स के मामले में चलेगी, इनकी भी चल सकती है. दोनों के साथ में मिलकर काम करना होता है. दिस इज व्हाट इज बीइंग अश्योर्ड हियर. We'll move to the next question that is related to standing committees. So, means parliamentary committees. So when we talk about parliamentary committee system, first of all, we will be starting up with कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी है हमें. So you need to understand one thing, parliament cannot remain in session forever. हमेशा session में नहीं रह सकता वो. Adequate time is not there कि भी detailed scrutiny की जाए हर issue की, हर मुद्दे की detailed scrutiny पार्लियामेंट के लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास, बहुत सारे मुद्दे होते हैं. देन यू नीड अ सिस्टम वेयर डिसीजंस आर बीइंग टेकन विद रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. पार्लियामेंटेरियंस क्या कहेंगे, पार्टी लाइन पे फैसले लेते हैं वो नॉर्मली, क्योंकि मीडिया कवरेज हो रहा होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का. अब मीडिया कवरेज से हटके एक अलग तरीके से रैशनैलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ भी तो डिसीजन को लेना चाहिए. दैट इज फैसिलिटेटेड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटीज. वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटीज का एंगल आ जाता है. सो बेसिकली इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एड हॉक एंड स्टैंडिंग कमेटी. एड हॉक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होती है. वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, उसको हटा दिया जाता है. ओके, ad hoc committee you talk about, we have an example of JPC, joint parliamentary committee भी बनती है इसके अंदर. And then you have select committee. Okay, select committee is there, joint committee is there, and then there are some specific committees, say railway committee, railway convention committee, वो इसी particular task के लिए होगी. ये ad hoc committee होती है. Then you have standing committees which are there. Okay, so there are these standing committees: business advisory committee, committee on privileges, committee on government assurance, estimates committee, rules committee, committee on empowerment of women, public accounts committee. So these particular committees are there. ये हो गई आपकी standing committee. Clear? Then आउट ऑफ दो स्टैंडिंग कमेटीज, फाइनेंशियल कमेटीज की बात करें तो वी हैव पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी. सो ये हमारी फाइनेंस रिलेटेड कमेटी मानी जाती हैं. नाउ व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन? दे आर देयर टू अश्योर, टू एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी अश्योर करते हैं. मेक श्योर दैट कि फंडिंग इज टू बी डन, फंडिंग इज टू बी यूज्ड इन अ रैशनल मैनर. पब्लिक फंड की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए. ओके, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए to make sure that effective results भी आए. They want to make sure that efficient methods are used. ऐसा तो नहीं है कि waste ज्यादा हो रही है. They looks into examining the performance. अलग अलग डिपार्टमेंट और इनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको एग्जामिन करने का काम है यहां पे. They are there to make sure that organization is operating with efficiency. This is what their contribution is about. ये इनका contribution है. And they have a presence of not just the ruling party, opposition के भी यहाँ पे members होते हैं. Okay, this is how they facilitate accountability as well. Public के लिए accountability भी वहां से facilitate होती है. This is what their role is about. So you will be mentioning about all these things.
ये सारी चीजें आप मेंशन करना. देन यू कैन मेंशन अबाउट द प्रेजेंट डिबेट, दैट एट प्रेजेंट डिबेट ये है कि दे आर बीइंग अंडरमाइंड. ओके, स्पेसिफिकली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड आती है तो डिमांड गवर्नमेंट नहीं मान रही है. ठीक है, अडानी इशू के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की डिमांड आई थी तो वो गवर्नमेंट ने नहीं मानी. एक ये चल रहा है. अच्छा, पहले जो है बिल्स को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता था, बिल की प्रॉपर स्क्रूटनी होती थी. नाउ गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल. गवर्नमेंट को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा जा रहा है. जो हमारी फाइनेंशियल कमेटीज हैं, दे डू पोस्ट फैक्टो एक्टिविटी, घटना घटने के बाद की एक्टिविटी करती हैं. तो वहां पे इन इफेक्टिवनेस आ रही है, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव अप टू द, यू कैन से, एक्सपेक्टेशन. जितना इनसे एक्सपेक्टेड था, जितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, उतना नहीं कर पा रही हैं. वो पॉइंट्स आप इसमें एडअप करोगे कि थोड़ी बहुत कमी भी हमें नजर आ रही है यहाँ पे. क्लियर है? सो next question, as you see, they are talking about development and welfare scheme for vulnerable, by its nature are discriminatory in the approach. Okay, see, you need to understand again, we need to mention about directive principles. They declare India to be a welfare state. Welfare state as is part of our basic structure of our constitution. Basic ethos के अंदर welfare state आता है. And normally you have to understand, welfare activities are not just for vulnerables. Welfare activities are for all, but vulnerable sections, they receive some special attention. Vulnerable section को थोड़ी special attention दी गई है. That's why it is being referred as positive discrimination. So there is another debate. Why? Because we do respect equity principle, that is fair and justice. फेयर और जस्ट होना चाहिए. हर जगह इक्वालिटी नहीं लेके जा सकते आप, आपको इक्विटी के हिसाब से भी काम करना होगा. वी डू टॉक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ है, एंड फॉर दैट डाउन ट्रोडन सेक्शन, जिनको कुछ एक एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, वो चीज यहां पे देनी पड़ती है आपको. सो ऑल दीज थिंग्स दे डेवलप इनटू दिस टर्म ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. अच्छा, ये मामला आया क्यों है? फर्स्ट इज इट इज नॉट इंक्लूसिव. सबके लिए नहीं होता, टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए होता है ये. ओके, देन स्टिग्मेटाइजिंग होती है, बेनिफिशियरीज को स्टिग्मेटाइज किया जाता है. रिजर्वेशन के बेनिफिट्स, रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को मिल रही है, देयर इज अ स्टिग्मेटाइजिंग थिंग दैट विल बी डन. अरे ही इज हैविंग रिजर्वेशन टाइप ऑफ थिंग. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन हियर. वहां पे प्रॉब्लम है, अदरवाइज दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. There are few sections of the society जिनको थोड़ा assistance extra देने की जरूरत है. Clear? It is really required in our system. Then only we can say we are living up to the expectation of welfare state. So we'll move next now, mentioning about skill development. Okay, that skill development programs, they have succeeded in increasing human resource supply in various sectors. In the context of the above statement, analyze the linkage between education, skill, and employment here. So you can point out few things here. Skill development plays important role in realizing our goal of demographic dividend. अगर हम वाकई demographic dividend को realize करना चाहते हैं तो उसके लिए skill development होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर demographic dividend नहीं होगा तो skill development नहीं होगा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप कभी भी अचीव नहीं करोगे. विदाउट इट यू कैन से इट विल एंड अप एज डेमोग्राफिक डिजास्टर.
because we have to facilitate specifically jobs की कुछ एक requirement है, requirement of particular skills. Some skills are in demand. We have to supply that particular skill set. ये फोकस ध्यान में रखना पड़ता है हमें. Narayan Murthy, he stated that in India we don't have a skilled workforce. 10% से भी कम हमारी workforce को हम skilled workforce मानते हैं. तो कुछ खास अच्छा ट्रेंड नहीं है ये. If you compare yourself with other countries, say South Korea, more than 95% people are skilled there. China, more than 65%. Japan, more than 85%. So we have to compete with them. That's why a skilled system is required here. Now, how it is related to the educational system? Because education can facilitate foundation. And during the educational, you can say, activity, जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, it can be linked with the vocational skill training. उस टाइम पे भी vocational skill training आपके करिकुलम में डाला जा सकता है. That thing can be done. Higher education के टाइम पे practical knowledge can be added. Your new education policy 2020, it talks about this thing only. वो इसी की बात ही करती है. That how do we have to link education with the skill set and then with the market. You have to facilitate those skills which can be used by a person to gain job. ऐसे स्किल सेट आपको प्रोवाइड करने हैं. सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, those things are required. There is this India skill report which mentions that over the time employability of people, it is increasing. जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, एजुकेशन पे फोकस कर रही है, एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है. वो भी एक अच्छी चीज है. सो दिस इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन द टाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे ऑटोमेशन चल रहा है. बिकॉज ओनली द स्किल्ड वर्कफोर्स विल बी नीडेड. अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जॉब्स नहीं रहेंगे आने वाले टाइम पे. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर पॉपुलेशन फॉर दिस फ्यूचर. इसके लिए आप अपनी पॉपुलेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ NATO. ओके, so you have to understand India right now is in a position of swing state. इसको शुरू भी अब ऐसे करेंगे, swing state की तरह देखा जा रहा है. मतलब रशिया, चाइना ये चाहते हैं कि इंडिया इनकी तरफ आ जाए. US एंड वेस्ट, यूरोप ये चाहते हैं कि इंडिया इनकी तरफ आ जाए. तो जिसकी तरफ इंडिया जाएगा वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी. This is the importance of India, that over the time, at present, importance of India has increased. Now the question is about expansion of NATO. So expansion of NATO is one of the reason for Ukraine-Russia war. ये पॉइंट समझना जरूरी है आपको. अच्छा, बिफोर वी आर मूविंग टू दिस, डेफिनेटली एक्सपेंशन ऑफ नेटो के कुछ बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स इन द सेंस इट कैन हेल्प अस इन डीलिंग विद अग्रेसिव चाइना के अग्रेशन को आप इसमें डील कर पाओगे. बिकॉज वी आर गेटिंग क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स. हम US और यूरोप के ज्यादा थोड़े करीब हो रहे हैं. तो चाइना के अगेंस्ट ये डेटरेंस का काम करेगा. ओके, तो डेटरेंस यहां से आ सकता है. We can talk about protection of human rights. We can talk about upholding the democratic values. आप democratic values को यहाँ पे uphold कर सकते हो. Because NATO countries, Europe, US, they all are supporting human rights and all. India भी वही support करता है.
साथ में मिलके काम करेंगे। काउंटर टेररिज्म, इसमें साथ में आ जाएंगे। You talk about maritime security, मोदी जी ने सागर स्ट्रेटजी बताई थी ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, so it is in line with that, and definitely if Europe is there on board, it's a really good thing. यूएस ने हमें दिया है नॉन नेटो अलाय का स्टेटस, because we are getting closeness with US, Europe will also get the close development towards us, वहां पे भी चीजें अच्छी चलेंगी। And if there is security and safety in Europe, it will be a good trade opportunity for us, हमारे लिए अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है ये, ओके हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह आप नेगोशिएट करोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए आप लड़ पाओगे एक दूसरे के, मतलब एक साथ लड़ पाओगे, यू कैन फाइट विद ईच मींस अलोंग ईच अदर as a team, fight against, you can say, climate change. You can facilitate democratic development or further reforming the international institutions on the democratic lines, कि democratic lines पे आपके international institution जो है उनको reform किया जाएगा, वो सब हम साथ में मिलके कर सकते हैं। But you have to understand, ये थोड़े concern भी add कर रहे हैं इसके अंदर। Concern is this is the reason for Ukraine-Russia war, and it puts up India in a tough situation. हमें tough situation में डाल दिया है इसने। And other point is this, Russia is getting closer to China. तो indirectly ये outcome हुआ है NATO expansion का। It can further create कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेट कर रहा है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को, हमारे लिए टफ हो रहा है उसके अंदर काम करना। इंडिया I2U2 का पार्ट है, इंडिया क्वाड का पार्ट है। नाउ रशियंस एंड चाइना, दे थिंक US is making an Asian NATO and India is a member. Just because we are a member to I2U2 and Quad, हम एक bad impression डाल रहे हैं, negative impression छोड़ रहे हैं, which can create problem for us. हमारे लिए उसमें problem create होगी। Trust issues, India China के अंदर आएंगे, India Russia के अंदर आएंगे। Now China is our neighbor. Atal Bihari Vajpayee, he stated that you can change your friends but not your neighbors. You have to live with your neighbors. But वो trouble यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है। So these are the things. Military alliance का expansion negative भी results लेके आता है आपके लिए। This is what you can put up. The last question here is this: sea is an important component of cosmos, and we have to explore the role of International Maritime Organization here. So you can bring in the element of freedom of navigation, that sea is important component for trade these days, blue economy के साथ linked है, global trade के साथ linked है, वो majorly sea route के through ही हो रहा है, okay? And then there are countries like China which are creating trouble for the freedom of navigation here. Sea form the part of global common, इसका part माना जाता है, okay? And International Maritime Organization, it has a major role in safeguarding the movement of ships, environment, and for that this organization it issues guidelines as well. वहां से guideline भी ये देता है। तो major काम अगर हम इसका देखेंगे, it is a specialized, you can say, body of United Nations
उसी के साथ लगी हुई है ये। मेजर रोल इज अराउंड वाटर मैनेजमेंट, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट। ब्लास्ट के अंदर जो है शिप के अंदर एरिया होता है जहाँ पे पानी रखा जाता है, वो पानी छोड़ा जाता है, उस पानी को मैनेज करना। ओके, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट। Then you have conventions related to pollution from ships, including the oil pollution, chemical pollution, sewage pollution. There is this convention called Marpol Convention. एक ये आपकी Marpol Convention है, उसके लिए IMO काम करती है। It talks about energy efficient system, कि भी energy efficiency होनी चाहिए, system वैसा होना चाहिए। Okay, emission control talks about International Convention for Safety of Life at Sea, talks about international means universal code for ships, International Ship and Port Facility Codes, ISPS code बोलते हैं, ताकि easily चीजें facilitate हो सकें, इजीली चीजें रेगुलेट हो सकें कि शिप का मूवमेंट कैसे होना है, एंड ऑल दीज थिंग्स स्पेसिफिकली अराउंड द मर्चेंट शिप्स। दिस इज व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द एनालिसिस ऑफ योर GS paper 2. Thank you very much.